हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो देखिए, आपकी यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग यूनिट 4 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो यूनिट 4 में आपकी व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य है ना, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे व्यक्तित्व के विषय में। ये यूनिट आपकी 1 वीक से ज़्यादा नहीं चलेगी। ये मान के चलिए आज कितनी डेट है ना, आज से आप 6 दिन और मान लो, है ना। तो बस इतने दिन के फिर कोई नया सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको शुरू कर देंगे हम फटाफट से। सो आपको एक विशेष सूचना ये दे दें कि पेपर 1 की क्लासेस आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से चैनल पर चेक कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि आपकी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की क्लासेस चल रही हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्लास आपकी सुबह 10 बजे, एक क्लास आपकी शाम 5 बजे चलती है। जल्द ही संडे संडे या सैटरडे संडे वीकेंड में टेस्ट सीरीज लाने का भी प्लान है, बट ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपका पेपर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वाला। सो देखो, सबसे पहली बात है, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। तो व्यक्तित्व बोलते नहीं है, आप नॉर्मली लैंग्वेज में नहीं सुनते हो कि यार उनकी पर्सनैलिटी देखिए यार कितने अच्छे हैं ना, एकदम ऐसे बोलते ना लोग, अरे यार पर्सनैलिटी से लग रहा है यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, देख रहे हैं ना उनका कितना अल्टीमेट सिस्टम है। तो ये सब बातें हैं जो आपने सुनी है, वो सब तो पर्सनैलिटी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अभी तक जो आपने सुना है, पर्सनैलिटी का अर्थ उससे भी परे है। क्या कहा मैंने? उससे भी परे है, अर्थात उससे भी समथिंग डिफरेंट है। जैसे जिस दिन मैंने आपको शिक्षा पढ़ाया था कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो आपने कहा था मैम पढ़ना लिखना, बहुत से बच्चों ने अलग अलग बातें बताई। फिर जब मैंने आपको शिक्षा पढ़ाया, उसको अपने दार्शनिक परिप्रेक्ष्य बताएं, उसके बाद में प्लूटो के अनुसार उन सब चीज़ों को समझाया, तो आपका माइंडसेट एकदम चेंज हो गया ना। बस सेम वैसे ही आपको व्यक्तित्व के बारे में भी अभी माइंडसेट चेंज होगा। अभी देखिएगा कैसे होगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैम वहाँ पे जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि क्लास की लिंक सबसे पहले वहाँ पे कोई भी वीडियो आता है मिल जाती है आपको। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाती है हर एक क्लास की डेली, है ना। तो पीडीएफ के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं और सेकेंडरी आप रिवीजन के साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, सो आइए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामान्यतः व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन शब्द परसोना से बना हुआ है, ठीक, जिसका अर्थ है नकाब। तो परसोना का मतलब क्या हुआ? नकाब। इसे ग्रीक नायक नाटक करते समय पहनते थे, है ना। नकाब आपने देखा ना, ग्रीक के नायक पहनते थे, ठीक। फिर देखिए क्या है कि प्रारंभ में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप रंग से ही लगाया जाता था, लेकिन इस व्याख्या को पूर्णतः अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। भाई पहले क्या होता था, लोग देखते अच्छा साड़ी पहने, अच्छा तो इनका व्यक्तित्व बढ़िया होगा, अच्छा तो वेस्टर्न पहने, अरे यार कैसे कपड़े पहने, है ना। तो कपड़ों से, चप्पल से, बालों से, आंखों से, उनके तैयार होने के तरीके से, उनके सौंदर्य से, उनके मतलब इन सब चीज़ों से, एक्सटर्नल फैक्टर्स से पता लगाते थे कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन ये अमनोवैज्ञानिक साबित हो गया, ठीक है, कुछ दिन बाद। और क्योंकि कई ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैं जिनका बाह्य रूप रंग इतना आकर्षक नहीं होता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। जैसे आपके गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी। अब ऐसा तो है नहीं कि ये वो एकदम खूबसूरत प्रकृति के थे। इनको मिस्टर क्या कहते हैं, जैसे नहीं वो बोलते कि मिस्टर ये मिस्टर वो, इनका अवार्ड मिला हो, है ना। ऐसे तो थे नहीं, बहुत साधारण थे ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला सीन था। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि जरूरी नहीं है कि आप सुंदर हो, है ना। खैर हम लोग तो सुंदर हैं, वो बात अलग की है, कोई अपने आप को सुंदर नहीं नहीं बोलेगा। हम लोग बहुत सुंदर हैं, अपने आप में हम सुंदर हैं ना। तो ये आप बोल दो जरा, इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, है ना। जब ये लाइन कोई बोलता है तो क्या बोला जाता है, बताओ? इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। हम मम्मी अगर आपकी सुन लो तो क्या मर जाओ भड़बड़ा यही बोलेंगी मम्मी के सामने, बस ये लाइन ना बोल देना, बाकी चाहे जिसके सामने बोल देना क्या, कि इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, या इतना सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। मम्मी ने अगर सुना तो मम्मी क्या बोलेंगी, मर जाओ भड़बड़ा के तो बिल्कुल परेशान ना हो। ऐसी लाइनें कहीं कहीं पे भोकाल में केवल यूज़ की जाती हैं, ठीक। चलो
आप लोग बोर ना हो, डेट्स वाई मैं बीच बीच में थोड़ा इंटरटेन कर देती हूँ, है ना। अब देखो, इस प्रकार मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप एवं गुणों की समष्टि से है। रूप के साथ साथ आपके गुण जो हैं, अब गुड़ मैम कौन सा वाला गुड़, जो आजकल नया गुड़ जो मार्केट में आ रहा है जिसको हम लोग खाते हैं बनाते हैं, हमने वो गुड़ नहीं भाई, पता नहीं कैसे बच्चों का एडमिशन कर लिया हमने अपनी क्लास में। गुण अर्थात आपका व्यक्तित्व, आपकी मेरिट्स, आपकी स्किल्स, ये सब चीज़ें। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व बाह्य आवरण और आंतरिक तत्व दोनों का गतिशील सम्मिश्रण है, जो कि पर्यावरण के प्रभाव से बराबर बदलता रहता है। व्यक्तित्व का पर्यावरण से अनुकूलन करने का ढंग है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार पर्यावरण के अनुकूलन करने के लिए होता है। अपने व्यक्तित्व के अनुसार यह व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो सबकी पर्सनैलिटी, सबका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा क्या अल्टीमेटली सबका ही डिफरेंट होता है। व्यक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार करने के कारण व्यक्तित्व को गत्यात्मक संगठन कहा जाता है। व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा निम्नलिखित है। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, क्या कि खूबसूरती इज इक्वल टू टैलेंट। खूबसूरती इज इक्वल टू टैलेंट। क्यों? देखो, अगर कोई आदमी, जरूरी नहीं कि खूबसूरत हो तो टैलेंट हो, कोई आदमी जरूरी नहीं कि टैलेंटेड हो और खूबसूरत हो, ये कुछ को भगवान ने जो है दोनों चीजें दे दी होती है, वो पता चले खूबसूरत भी है और भरे पड़े हैं स्किल्स से भी, है ना। अब देखो, वैलेंटाइन के अनुसार क्या कि व्यक्तित्व का जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहा गया कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। बिंग व हंट के अनुसार क्या कहा गया कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। सेम चीज ड्रेवर ने भी व्यक्तित्व की परिभाषा दी, और इन्होंने क्या बताया अपनी परिभाषा में कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। उसके बाद में देखिए, वॉल्टर मिस्केल के अनुसार क्या बोला गया कि प्रायः व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट स्वरूप जिसमें चिंतन का संवेग सामंजस्य से होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन को निर्धारित करता है। इस तरह मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व संबंधी लगभग 49 परिभाषाएं, जिनका विश्लेषण करने के बाद अल्पोर्ट 1937 ने अपनी ओर से 85वीं परिभाषा का प्रतिपादन किया, जो आज भी मान्य है, क्योंकि यह परिभाषा काफी विस्तृत व वैज्ञानिक है। अब अल्पोर्ट 1937 जो हैं, इनके अनुसार देखिएगा क्या बताएगा, सुनिएगा। व्यक्तित्व की डेफिनेशन हो रही है। सो आपको भी अपने व्यक्तित्व के बारे में सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। सारे चैप्टर्स आपको इसलिए नहीं पढ़ने कि वो हमारे बीएड फर्स्ट सेम में आएंगे, या फर्स्ट ईयर में आएंगे, या टेट में आएगा, या सी टेट में आएगा, या सुपर टेट में आएगा। जीवन में कुछ, आप बताओ, सत्संग लोग सुनने जाते हैं, क्यों सुनने जाते हैं? क्यों सुनने जाते हैं? क्या सत्संग सुनने के बाद में उनका कोई पेपर होता है? क्या उसमें उनको पीएचडी कोई डिग्री मिलती? नहीं, लेकिन फिर भी वो जाते हैं, सुनते, सत्संग देखते हैं। तो बस वैसे ही क्लास में भी आपके बताया जा रहा है, जो पर्सनैलिटी है इसकी क्या मीनिंग है, क्या सीख रहे हैं आप, है ना। क्या पता आपकी पर्सनैलिटी में ये पर्सनैलिटी चैप्टर पढ़ के थोड़ा चेंज आ जाए। तो अगर नहीं कमेंट कर पा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं कभी कहती नहीं हूँ कि आप लाइव चैट ज्वाइन कर लो। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आप चुपचाप आराम से पढ़ो। कल अंजलि ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, उसने बहुत अच्छे से बताया। सो सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अल्टीमेट फीलिंग आई। और बाद में ऐसा लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आप चैट ना करके चुपचाप पढ़िए। चुपचाप पढ़ना चुपचाप पढ़ने से ये होता है कि आप ज़्यादा चीज़ें समझ पा रहे हैं। जब मैं आपसे कुछ पूछूं तभी आप रिप्लाई करो, तभी आप कमेंट सेक्शन करो। ऐसे फालतू की बेकार की बातें करने का क्या मीनिंग होता है कि आप कहाँ से, अच्छा आप वहाँ से हैं, अच्छा आपका कॉलेज का क्या नाम, अच्छा वो कॉलेज का नाम, वहाँ उनको जानते हो, वहाँ उनको जानते हो। इस बात से क्या निष्कर्ष निकलेगा? इस बात से आप कुछ सीख रहे हैं? नहीं ना। बस हाँ ये है, कभी कभी आप ऐसा करो ना, क्लास के एंड में जब मिलो, 5 मिनट का समय दे दिया करेंगे रोज, उसमें बातें कर लो, लेकिन क्लास के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमको, है ना। सो होप सो कि आप भी समझदार हैं। बाकी मेरे पास भी ऑप्शंस होते हैं लाइव चैट ऑफ करने के, बैन करने के, डिलीट करने के, सब कुछ होता है, ठीक है। बस मैं करती इसलिए नहीं हूँ कि भाई आप लोगों का कहीं लॉस ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मेंटेन करके रखिए, बिकॉज यू आर द बीएड एस्पिरेंट्स, नॉट अ किड्स, ओके।
तो देखिए अब एल्पोर्ट के अनुसार क्या बताया गया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनो शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। फिर उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम कह सकते हैं, अर्थात जो हमें उपरोक्त परिभाषाओं से सीखने को मिला वो क्या मिला कि व्यक्तित्व एक ऐसा मनोशारीरिक तंत्र यानी साइकोफिजिकल सिस्टम है जिसमें मानसिक एवं शारीरिक पक्षों के साथ साथ ऐसे तत्व होते हैं जो आपस में अंतःक्रिया करते, जैसे संवेग, आदत, ज्ञान शक्ति आदि। गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य क्या होता है कि मनोशारीरिक तंत्र के विभिन्न तत्व जैसे शील गुण आदि एक दूसरे से संबंधित होकर संगठित होते हैं तथा इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने का ढंग अलग होता है। इसलिए अल्पोर्ट ने 1961 में अपनी परिभाषा के अंतिम 5 शब्द स्वयं के पर्यावरण के साथ अद्वितीय समायोजन यानी यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट की जगह पर क्या किया, चरित्रगत व्यवहार यानी कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट को शामिल किया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या शुरू करेंगे कि व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है। सुनो, बहुत गहराई भरा चैप्टर है ये। मान के चलो आपको इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, आपको इस चैप्टर को जीना है। क्या कहा मैंने? आप पढ़ो नहीं, जियो भाई कुछ चीज़ों को। लाइफ में ऐसा समझो ये हो रहा है कि सब चीज़ें हैं, ये बहुत गहराई से समझो, है ना। अब देखो, अब आत्मचेतना क्या है। देखिए, एक आप बात याद रख लीजिए, आप में और पशुओं में सिर्फ इसी बात का अंतर है कि आपके अंदर आत्मचेतना पाई जाती है और पशुओं के अंदर नहीं पाई जाती। खैर, बालक के अंदर भी, छोटा बच्चा होता है उसके अंदर भी आत्मचेतना जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बट देखो, समझो आपकी आत्मचेतना आती कब है। मैम आत्मचेतना क्या है, पहले तो आप ये समझाओ। हमने अगर जीवन में, मैंने आपको, जब आपको अगर याद हो, मेरी आपने शुरू में क्लासेस ली थी तो मैंने आपको सिखाया था कि देखो, मोटिवेशन के साथ साथ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जीवन में मेडिटेशन जरूर करो, चाहे 1 मिनट से शुरू करो और आप 10 मिनट तक मेडिटेट हो। कहने का तात्पर्य ये है, मेडिटेशन करिए। फिर जरा देखो कि आखिर आत्मचेतना क्या है। आत्मचेतना क्या है, देखो, अपनी इस व्यक्ति की प्रथम एवं प्रमुख विशेषता है आत्मचेतना। अपनी इसी विशेषता के कारण से सर्वोच्च प्राणी का स्थान प्राप्त हुआ है तथा आप क्या है, एक सर्वोच्च प्राणी है, एक नागरिक के साथ साथ उसमें व्यक्तित्व की उपस्थिति का स्वीकार किया गया है। बालकों एवं पशुओं में आत्मचेतना का गुण नहीं पाया जाता, यही बात मैंने आपको बताई ना अभी। इसलिए उनके गुणों के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जब व्यक्ति की यह ज्ञात हो जाए, व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि समाज में उसकी क्या स्थिति है, तभी उसमें व्यक्तित्व का ज्ञान का होना स्वीकार किया जाता है। जैसे बहुत लोगों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, क्या कहते हैं, उनकी सोच का एक अलग ही तरीका होता है। हम किसी बात को किस तरीके से सोच रहे हैं उसमें भले नेगेटिविटी हो, कुछ लोग उसी बात को इतना पॉजिटिवली सोच लेते हैं कि क्या ही बताएं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें आपकी किस पर डिपेंड करती हैं, आत्मचेतना पे, कॉन्शियसनेस पे। फिर देखो, निरंतर निर्माण की क्रिया, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू क्रिएशन। व्यक्तित्व हमेशा निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न रहता है, अर्थात उसके विकास में निरंतरता पाई जाती है, उसके विकास में कभी स्थिरता नहीं आती है। जैसे जैसे व्यक्ति के विचारों, अनुभवों तथा कार्यों में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। निर्माण की यह क्रिया शैशवावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। हम अभी पूछेंगे आपसे, तो इसलिए ये लाइन अंडर नोट कर लो, और हम बता के पूछेंगे। सो अगर अब किसी ने आंसर नहीं किया ना मेरे क्वेश्चंस के, जैसे मैंने कल आपसे पूछा विनय 1905, फिर उसके बाद में स्टैनफोर्ड विनय आया, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने आपसे पूछी थी, आप नहीं बता पाए थे, मुझे बहुत हर्ट हुआ था कि भाई तो फिर आप क्लास में कैसे पढ़ रहे हो। मेरा मतलब सिर्फ ये है, अब फिर किसका नाम खराब होगा, यही तो होगा कि वहाँ से क्लास किए तो नंबर कमाए, है ना। तो वो नई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो अब हम आप क्या है कि शैशवावस्था से लेकर ये जीवन पर्यंत तक चलती है, क्या कि निरंतर निर्माण की क्रिया। देखो ऐसा होता है, छोटे में आपको थोड़ा सा
नॉलेज हुआ, आपकी पर्सनैलिटी ओके है। फिर एक बार ऐसा समझ आया कि आपकी पर्सनैलिटी मान लो खराब हो गई, आप ऐसी आपकी संगति हो गई है ना, कुछ संगति के लोग ऐसे हो गए है ना, गाली देना, मारकूट करना, मार पिटाई करना, लीडरशिप करना, ये सब चीज़ें हो गई। तो फिर उसके बाद में आपके समय एक ऐसा आया कि जब आपके पापा ने ले डंडा दे कुटाई कर दिया, सूत दिया, आपको पूरी लंका लगा दी आपकी मम्मा ने, तब आप क्या हुआ, आपका व्यक्तित्व अचानक से बदल गया, एकदम योगी बाबा, एकदम आप क्या हो गए, बाबा टाइप हो गए। फिर उसके बाद में आपका व्यक्तित्व एकदम परिवर्तित हो गया और आपने कहा सब मोह माया है, जीवन ये है, जीवन वो है ना। अपने घर को देखना, अपनी शॉप को देखना, अपने बिजनेस को देखना, अपनी जॉब को देखना, अपनी पढ़ाई को देखना, सिर्फ ये सब चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी। तो तब आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट क्या हो गया और अल्टीमेट लेवल का हो गया। सो कहने का तात्पर्य ये है कि पर्सनालिटी ये क्या है, डे बाय डे आपकी चेंज होती रहती है। क्या कहा मैंने, डे बाय डे बदलती रहती है। और व्यक्तित्व आपकी इन बातों पर भी निर्भर करता है कि आपका साथी कौन है, आप किनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। एक बच्चा खड़ा हुआ बोला मैम हमको आपकी एक बात बुरी लग गई। हमने कहा भाई क्या बुरा लग गया, अब हमने ऐसा क्या कह दिया। मैम आपने कहा कि संगति की बात, संगत वाली बात बोल दी मैम, ऐसे कैसे हम मान लें। हमने कहा अच्छा फिर। बोले मैम चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। हमने कहा यू आर राइट बेटा, यू आर वेरी गुड पर्सन, सो सिट डाउन, बैठ जाओ। आए बड़े चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, है नहीं तो मानना ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किशोरावस्था में होते हैं ना, जिसे आप उथल पुथल की अवस्था कहते हैं, उस टाइम सबके साथ होता है, तब आप नहीं सोचते हो चंदन विष व्यापत नहीं। अब आपका पर्सनैलिटी खुद इतना डेवलप हो गया है कि आप कक्षा में बोल पा रहे हो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, है ना। हम समझ रहे हैं आपको। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अभी मैंने बताया कि मनुष्य में एक क्या है, मनोशारीरिक प्राणी है, तो उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सही ना होने पर उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए आपकी। क्या कि ये वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को उसके से संघर्ष करके उसके अपने व्यक्तित्व के आकर्षक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। व्यक्ति की यदि यह शक्ति निर्बल हो जाए तो यह उसके व्यक्तित्व को विघटित कर देती है। यानी कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो ये मान के चलिए आप अपने एम तक, आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे या असमर्थ रहेंगे। तो क्या करना है अब आपको, इसके लिए कुछ खास नहीं करना है। मेडिटेशन करिए, रास्ते में चाहे जितने रोड़े आ जाए, चाहे जितने कांटे आ जाए। एक मूवी बता रहे हैं हम आपको, देखने होप सो आपने देखी भी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेना जरा एक बार, और पूरी मूवी देखना। कौन सी, मांझी दी माउंटेन रेंज देखना, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। देख लेना एक बार जरा मांझी दी माउंटेन रेंज, है ना। अब देखो विल पावर क्या है कि मैम क्या करें, अब बीच बीच में मैम देखिए अब टेट का पेपर कैंसिल हो गया, पूरी नेगेटिविटी आ गई। हमने कहा नेगेटिविटी कैसे आ गई, पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी। बोले मैम कैसे। हमने कहा देखो एक बात को सोचने के दो पहलू होते हैं, या तो आप सकारात्मक सोच लो या तो आप नकारात्मक सोच लो। देखो योगी जी ने क्या किया, पेपर कैंसिल करवा दिया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो चाहते तो ना कराते, हो जाती परीक्षा, बाद में सब परीक्षाओं की तरह उसका भी परिणाम घोषित कर दिया जाता। लेकिन उससे क्या होता भाई, जिनके पास पेपर पहुंच गया होता वो आगे बढ़ जाते, जिनके पास नहीं पहुंचा होता वो अपना मेहनत के दम पे अपना आगे बढ़ते हैं या पीछे रह जाते हैं उनसे। तो लेकिन पेपर कैंसिल हुआ। अब इससे क्या हुआ, इससे उनको तो सबक मिला ही मिला जिन्होंने करवाया था। देखिए आप कितने लोग निलंबित हो गए, क्या क्या हुआ पड़ा है पूरा मामला। उसके बाद में दूसरी चीज, सबसे ज्यादा फायदा तो उन बच्चों का हुआ ना जो पूरी मेहनत के साथ पेपर देने गए थे। आप कम से कम उनको, वो दोबारा भले उनको गुस्सा आ रही हो कि दोबारा पेपर देने पड़ेगा, लेकिन फायदा तो उन्हीं का हुआ ना। कम से कम ये सोचो कि अब आपको चांस मिल रहा है एक और देने का, वो भी ऐसी चांस मिलेगा जब पेपर आउट नहीं हुआ होगा। अभी तो आप जो परीक्षा में बैठे थे उसका परिणाम आता, हो सकता है आपके नंबर कम हो जाते। क्यों, क्योंकि पेपर तो आउट हो गया होता। जिन्होंने ऐसे पढ़ लिया था उनके नंबर ज्यादा होते हैं। तो हर बात को सोचने के कैसे तरीके होते हैं, बोलो फटाफट से, दो होते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके अब देखो निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति यानी अचीवमेंट ऑफ डायरेक्टेड गोल्स। मनुष्य हमेशा एक निश्चित उद्देश्य लेकर कार्य करता है। जैसे आप यहाँ पे हैं तो आपका उद्देश्य है कि अल्टीमेटली आपको टीचर बनना है। आप यहाँ इस उद्देश्य से हैं। मैंने आपका उद्देश्य क्लास में एंटर करते ही पूरा कर दिया। कैसे पूरा कर दिया कि बच्चा क्लास में हर एक को मैम और सर के नाम से बुलाएगा। मतलब जैसे कोई नाम है ABC सर या XYZ मैम, तो उससे क्या होगा, एक मेंटेन होगी एक क्लास की
वैल्यू भी बनी रहेगी और अच्छा भी लगेगा, और यू ऑल आर दी टीचर्स फॉर मी, ओके। उसके प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य छिपा होता है। उसके व्यवहार व लक्ष्यों को जानकर ही हम उसके व्यक्तित्व के विषय में सहज अनुमान लगा सकते हैं। भाटिया जी के अनुसार क्या बताया गया कि व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि उसके लक्ष्य क्या है, वह उसमें कितना ज्ञान है। अब सामाजिकता क्या है, सोसाइटी क्या है कि मनुष्य को समाज में अलग कर उसके व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य समाज में रहते हुए भी जब अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया व अंतः क्रिया करता है तो उसमें आत्म चेतना एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिकता का होना आवश्यक है। सामंजस्य क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, व्यक्ति को केवल बाह्य वातावरण से ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत यानी कि आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। जब व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब जैसे शादी के बाद क्या होता है बताओ, सामंजस्य भरा जीवन हो जाता है। फिर तो अब आप कह रहे होगे कि मैम आपकी शादी हो गई क्या, है ना, यही पूछोगे। हमने कहा नहीं हुई। आप कहोगे कि फिर मैम आपको कैसे पता। हमने कहा यार एक बार बताओ, शादी की नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शादी में गए नहीं है। ब्याह किए नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ब्याह में गए नहीं, आज तक जीवन में कुछ पता ही नहीं है हमको। हम सब कुछ देखे हैं, बहुत अल्टीमेट चीजें देखें तो क्या है भाई, शादी है, शादी के बाद जीवन में कोऑर्डिनेशन ही हो पाता है, सामंजस्य स्थापित होता रहता है जीवन भर, और होते होते सामंजस्य जीवन खत्म हो जाता है। यही कारण है कि चोर डॉक्टर चपरासी इन सबके व्यवहार में क्रमशः अंतर पाया जाता है। भाई पहले उनका नेचर कुछ और था, अब शादी के बाद उनका नेचर कुछ और हो गया। पहले तो बड़ी प्यार भरी बातें करती थी, अब वो प्यार भरी बातें कैसे कटु वचन में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। वही बातें पहले बड़े प्यार से कहती थी, अब वही बातें वो टोंट से कह रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा आपको, सामंजस्य बैठा सकते हो आप हैं। पुरुषों से पूछिए जरा इस बारे में कभी कितना दर्द होता है, बताओ। चलो खैर, इसीलिए क्या है ना, शादी वादी करने से पहले एक नहीं 25 बार सोच लेना। एकीकरण क्या, कुछ लोग तो सपने बनाए बैठे होंगे ना कि जल्दी जॉब लगे बस, आ हा, फिर क्या है हम तो शादी करेंगे, अरे ये दादा ऐसे ही सोच रहे होगे ना। चलो लेट्स लीव द टॉपिक। जिनकी हो गई है ना, देखो जैसे सौर्य की मम्मा है, रेयांश की मम्मा है, इनसे पूछ लो एक बार, इनसे जरा अनुभव ले लो कि करना अच्छा होता है शादी की नहीं होता है। चलो एकीकरण देखो, इंटीग्रेशन क्या होता है। एकीकरण का तात्पर्य व्यक्तित्व के एकीकरण से है, मतलब जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अकेले कार्य नहीं करता, उसी प्रकार व्यक्ति का कोई तत्व अकेले नहीं कार्य कर सकता है। यह तत्व नैतिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि व्यक्तित्व के इन सभी तत्वों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। भाटिया के अनुसार व्यक्तित्व मानव की सभी शक्तियों व गुणों का संगठन एवं एकीकरण है। बात समझ में आ गई। जैसे आपके बॉडी पार्ट्स हैं तो ये अकेले काम नहीं करते, पूरी पूरी बॉडी काम करती है। अगर आप बोल भी रहे हो ना तो इसमें 75 चीजें काम कर रही है। मैम कैसे, टंग, टीथ, वोकल कार्ड, लैरिंग्स, उसके बाद में आपके लंग्स, उसके बाद में ग्लॉटिस, ये सब चीजें काम कर रही हैं आपकी, तब आप बोल पा रहे हैं। तो वैसे ही आपका क्या होता है, वैसे ही आपके व्यक्तित्व भी होता है। इसमें भी सब अनेक अनेक तत्वों का एकीकरण होता है। अब व्यक्तित्व का विकास क्या होता है, मैम सब बातें तो समझ गए कि व्यक्तित्व क्या होता है, लेकिन अगर हम अपने व्यक्तित्व को बहुत अल्टीमेट बनाना चाहते हैं तो इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे। हमने कहा रुको जरा सब्र करो, अभी बताते हैं। बोले मैम ओके। हमने कहा देखो, मानव में व्यक्तित्व विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलती है। कब से चलती है, तो ये गर्भ धारण के समय से प्रारंभ होती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है, मतलब अंतिम सांस तक चलती रहती है। व्यक्तित्व विकास की यह प्रक्रिया विकास की अवस्थाओं के अनुरूप सरलता से स्पष्ट की जा सकती है। पहला, गर्भकालीन अवस्था में व्यक्तित्व, यानी आनुवांशिक कारकों का व्यक्तित्व के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए गर्भावस्था की परिस्थितियां जन्म के पश्चात विकसित होने वाली व्यक्ति तो संरचना की आधारशिला कही जाती है। इस अवस्था में शिशु में अनुवांशिक लक्षण आ जाते हैं एवं उनका लिंग निर्धारित हो जाता है। फिर शैशवावस्था में व्यक्तित्व का क्या सीन रहता है कि व्यक्तित्व के विकास में शैशवावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस अवस्था से ही व्यक्तित्व का विकास आरंभ होता है। व्यक्तित्व विकास के परिणाम स्वरूप शिशुओं में वैयक्तिक भिन्नताएं परिलक्षित होने लगती है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व, जैसे आपकी क्लास में बिल्लू आते हैं ना, आज भी बताओ बिल्लू से मिलना है आपको, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। मिलना तो भी लास्ट में मिलवाएंगे, सेशन के एंड तक बने रहना। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का क्या सीन रहता है, तो देखो बाल्यावस्था जो कि 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। बताओ, मैंने लिखा है, साफ साफ लिख लो जरा, क्या कि बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है, बोलो। तो 2 वर्ष से लेकर के आपकी
12 वर्ष तक चलती है। ठीक, अब देखो इसको दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेषताओं के आधार पर पूर्व शिक्षा वय आयु यानी प्री स्कूल एज तथा पूर्व समूह आयु यानी प्री गैंग स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, किंतु उत्तर बाल्यावस्था को बालक समूह यानी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कभी भी, तो इसको नोट डाउन कर लो कि ये एज कब से कब तक होती है, इस एज को कितने भाग में बांटा गया है, और उसके बाद में इसमें किन किन प्रकार की विशेषताएं होती हैं। अब देखो, इस अवस्था में बालकों का विकास अपनी निश्चित गति से होता है, यानी कि इनकी एक एक वो होता है कि जैसे 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से गाड़ी चलेगी अगर, है ना, तो वो उतने मीटर से चलेगी। तो वैसे मतलब है कि यूनिफॉर्म तरीके से होता है, उसमें हो रहे विकास को उसके व्यवहार संबंधी क्रियाओं से महसूस किया जा सकता है, जिसमें शब्दावली निर्माण में वृद्धि, उच्चारण में स्पष्टता तथा जटिल वाक्यों का प्रयोग अधिक करता है। वो बालकों के वार्तालाप शैशवावस्था की अपेक्षा अधिक परिपक्व होते हैं, साथ ही इनका संवेगात्मक पैटर्न अधिक परिपक्व हो जाता है। वे संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेने लगते हैं, वे समझने लगते हैं कि संवेगों का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और कहाँ नहीं किया जाएगा। जैसे एक बात बताओ, आपने कभी नोटिस किया है, एक छोटकू सा ये बिल्लू है, बिल्लू अभी जो क्लास के एंड में आते हैं, वो क्या करते हैं, जमीन में गिर जाते हैं, लुढ़क गए, धड़ाम हो गए, यहाँ फैल गए पूरा। अब क्या हुआ, अगर इनकी मम्मा ने इनको देख लिया तो ये रोने लगेंगे। अगर इनकी मम्मा ने इनको नहीं देखा तो ये चुपचाप उठेंगे यहीं से और पैंट अपनी झड़ियाएंगे और चल देंगे आगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये गिरे भी थे। ठीक है, एक बार ऐसे ही हुआ, एक बच्चा था, है ना, बहुत सारे बच्चे खैर रहते हैं, खिलाते रहते हैं ना, एक बच्चा था, वो मेरे सामने गिरा, है ना, मैंने उसको अले अले बेटा गिर गया, अले आजा आजा, कुछ नहीं हुआ, देखो चींटी मर गई, चींटी मर गई, आओ आओ। अब वो रोने लगा, भैया 1 घंटे तक रोता रहा वो। फिर ऐसे ही 2-4 दिन बाद फिर हम उसको खिला देते, वो फिर गिर गया। हमने इस बार नजरअंदाज कर दिया, हम कुछ बोले ही नहीं। वो भाई चुपचाप उठा और चुपचाप चलता चला गया, आराम से फिर से खेलने लगा। हमने कहा वाह, ये तो अल्टीमेट तरीका है। सो यही बात कह रहे हैं हम, आपको यही बात बता रहे हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ था, है ना, तो वे संवेगों पर नियंत्रण करना सीखने लगते हैं। ठीक है, वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत संवेगों की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, अर्थात वे समझने लगते हैं, क्या समझने लगते हैं कि संवेगों को अत्यधिक प्रकटन सामाजिक अनुमोदन दिलाने में सहायक नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था के अंत तक आते आते बालकों में के व्यक्तित्व में कुछ विशिष्ट व्यवहार विकसित हो जाते हैं, जैसे सामाजिक अनुमोदन की प्राप्ति हेतु प्रयास, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रतियोगिता करना, उत्तरदायित्व लेना, सामाजिक सामाजिक सूझ, सामाजिक विभेद अथवा पूर्वाग्रह प्रकट करना। इस अवस्था तक 90% मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है तथा यह परिपक्व संज्ञानात्मक व्यवहार करने लगते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि परिपक्व संज्ञानात्मक व्यवहार बच्चे किस अवस्था में करने लगते हैं, तो आपको बताना होगा। अब जरा किशोरावस्था में व्यक्तित्व देख लो क्या होता है। ये तो भाई बहुत ही अच्छे समझने वाला है, क्या कि किशोरावस्था में व्यक्ति संबंधी परिवर्तन अधिक स्पष्ट होते तथा लड़कों की तुलना में लड़कियों का व्यक्तित्व अधिक प्रभावित होता है। ये लाइन सुन के थोड़ा बेकार लग रहा होगा, लेकिन सच सच होता है, कटु परंतु सत्य। क्योंकि यह वह अवस्था होती है, भाई देखिए होता ये सच है कि मैच्योरिटी लेवल, और आप देखिए एक छोटी सी बात बताते हैं आपको, लड़कियां जो हैं वो जल्दी बड़ी लगने लगती हैं। अब मान लो 16 ईयर्स की हैं तो लड़कियां बड़ी लगने लगेंगी, 16 ईयर्स का अगर लड़का है तो वो कम बड़ा लगने लगेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि यह वह अवस्था होती है जब लड़कियों पर सामाजिक पारिवारिक प्रतिबंध लगना प्रारंभ हो जाता है। इसके पीछे भी अपने एक विशेष कारण है कि आखिर उनका व्यक्तित्व का विकास इतना अधिक प्रभावित क्यों रहता। देखो पारिवारिक प्रतिबंध का सीन ये होता है कि भाई आप सूरज अस्त होने से पहले घर आओ, अंधेरा ना हो पाए घर के अंदर आ जाओ, रात नाइट आउट नहीं करना है आपको, बाहर नहीं रुक सकते आप रात में अकेले आप डिनर के लिए नहीं जा, आपका अगर मन है तो आप रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, रात में आप अकेले हाईवे पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उनके ऊपर इतनी बाउंडेशंस होती हैं। देखो कहना आसान है कि आजकल की लड़कियों पे भाई कोई वो नहीं है, हाँ माना कुछ हैं एक्सेप्शंस में, लेकिन अभी भी आप सिटी को छोड़ दो अगर, तो टाउन और विलेज देखो, अगर आप टाउन और विलेज के दृष्टिकोण से देखो, आप और हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, इसी समाज में रह रहे हैं, तो बहुत अच्छे से पता होगा। आप ये मान के चलिए ये स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ होगी जो लोग टाउन में हैं, विलेज में, कहीं कहीं शहरों में भी यही है। और देखिए क्यों हो भी ना, मैं तो इस बात में मम्मा पापा को बिल्कुल गलत नहीं कहती, मैं तो उनके सपोर्ट में ही रहती। क्यों क्यों ना हो, क्योंकि इतने सारे केसेस हो जाते हैं, इतने सारे ऐसे वाहियात केसेस हुए हैं अपने यहाँ, तो सीधी सी बात है पेरेंट्स डरेंगे।
अभी नहीं आपको समझ में आ रहा है, अभी ये चीज़ें में भी आपको बुरी लगे कि मम्मी हमको वहाँ जाने से रोकती हैं, मम्मी हमको फलाने दोस्त से मिलने को रोकती हैं, मम्मी तो हमको कहीं जाने ही नहीं दे रही हैं, हमको तो ज़िंदगी जीने ही नहीं दे रही हैं, पता नहीं हम क्या करेंगे अपने जीवन में। ये सब चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, लेकिन जब आप एक पेरेंट्स बन जाओगे, when you will be a parents in your future, है ना, तब आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आप सोच रहे हैं मैम आप तो मम्मी वाले डायलॉग बोल रहे हैं, मम्मी के डायलॉग नहीं बोल रहे हैं बच्चा, यही सही है, मानो चाहे ना मानो, है ना। अब देखो, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। चलो, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जब लड़कियों पर सामाजिक पारिवारिक प्रतिबंध लगना प्रारंभ हो जाते हैं। मुरे 1989 इन्होंने क्या बताया कि इस अवस्था में किशोरों में चिंता, चिड़चिड़ापन, उदासीनता, अवसाद आदि बढ़ जाते हैं। इस अवधि में असहयोग की भावना, लड़ाई झगड़े की क्रियाएं तथा बात न मानना आदि व्यवहार अधिक देखा जाता है। स्टेनले हॉल के अनुसार कि यह वह अवस्था होती है जब किशोर तनाव तथा संघर्ष की अवस्था से गुजर रहे होते हैं, जिससे व्यक्तित्व का विकास काफी प्रभावित होता है। गैसल एवं मुरे 1989 ने पाया कि 16-17 साल के किशोर एवं किशोरियों में क्रोध का संवेग अधिक तीव्र होता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में किशोरों का संज्ञानात्मक विकास नया रुख अपनाता है। वह समस्या समाधान करने के लिए क्रमबद्ध निगमनात्मक चिंतन का प्रयोग करने लगते हैं। इस अवस्था में किशोरों में आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने की तीव्रता की होड़ होती है। किशोर समस्या का समाधान करने हेतु, लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाते हैं तथा अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व पैटर्न का विकास अधिक उपयुक्त होता है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? पर्सनालिटी इन एडल्टहुड क्या होता है? देखो, व्यक्तित्व विकास की अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था होती है, यानी क्या होती है आपकी प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में किशोरावस्था में विकसित हुए व्यक्तित्व का प्राय स्थिरीकरण हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप कार्य करने लगता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व में आ जाने से व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। वह स्वतंत्र चिंतन करने लगते हैं तथा इससे उनकी सृजनात्मक शक्ति में अभिवृद्धि होती है। देखिए, यहाँ से करेंगे आज के सेशन को एंड। बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है वो भी आपका इसी पीडीएफ में है, जिसे मैं कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि चैप्टर को समझना है। कल मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जितना आपने अधिक पढ़ लिया उससे रिलेटेड, और उसके बाद में व्यक्तित्व से भी जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब जुड़ते ही ये नहीं पूछेगा कि मैम आज की क्लास की पीडीएफ नहीं भेजी आपने। जब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आज की पीडीएफ आपको आज ना मिल करके कल मिलेगी, तो आप अवेयर हो जाया करिए, ठीक है। अब जरा बताओ, बिल्लू से मिलना है? अगर मिलना है तो यस मैम लिखो, बिल्लू से भी मिलवा दें आपको। और एक बात और जीवन भर याद रखिएगा, क्या कि अपना व्यक्तित्व जो आप ये पढ़ रहे हो ना, पर्सनैलिटी चैप्टर, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज जरूर लाइएगा लाइफ में, तब हम मानेंगे कि आपने हमसे व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ा है, ठीक। और देखो, हमेशा क्या करना है आपको जीवन में, ज़्यादा अपने आप पे आप पहले अपने आप पे फोकस करो, अपनी एम को गेन करो, अपने टारगेट्स को अचीव करो, तब दुनियादारी में बढ़ो, है ना। भले आपको कोई अंतर्मुखी बोले, इंट्रोवर्ट बोले, कुछ भी बोले, इट्स ओके, इट्स वेल एंड गुड, बट आपको किसी के आधार पे नहीं चलना है, उनके कहने पे नहीं चलना है। उनकी कॉल आई तो खाना खाएंगे, उनका कॉल आया तो पानी पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए जीवन में। लिमिटेशंस बना के चलिए। मैं अभी भी यही बात कह रही हूँ आपसे, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, है ना, दोस्ती यारी हद तक रखिए। हर एक चीज़ की अपनी एक सीमा बना कर रखिए, एक लिमिटेशन बना कर के रखिए। मैं ये नहीं कह रही सब कुछ खराब है, सब कुछ करो, कहते नहीं सब धतूरा खा लो, सब धतूरा खा के तब लेके तब स्वाद ले लो, तब इधर आओ, है ना। लेकिन लिमिटेशंस बहुत जरूरी है, सीमा बना कर रखिएगा जीवन में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलो बिल्लू से मिलवा देते हैं, फिर करते हैं छुट्टी। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा। हाँ, क्या? देखो, ये हैं आपके बिल्लू। अब आप सोच रहे हैं मैम इसमें बिल्लू कौन है, हम कौन है? हमने कहा देखो, आज हम आपको बताते हैं। ये हैं आपके बिल्लू जो ब्लू टी शर्ट पहने, और ये हैं आप, है ना। तो ये बिल्लू आज आपको हग करने आए हैं, आज आपको प्यारी प्यारी करने आए हैं, क्योंकि आप बहुत दिन से बिल्लू रो रहे थे, तो बिल्लू
ने सोचा कि आज हम सबको प्यार कर लेते हैं। तो मैम ने आज डांट भी बहुत दिया है आपको, तो इसलिए मैम की वजह से ये आपको बहुत सारा प्यार करते हैं और बोल रहे हैं कि ऐसे ही हम प्यार करेंगे हमेशा। बस आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, जरूर मतलब जरूर कि कैसी लगी कक्षा, है ना। और बिल्लू कैसे लगे आज के बता दो फटाफट से। नहीं यहाँ नहीं बता रहे तो कमेंट सेक्शन में बता दो। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बताओ। देखो कैसे हक कर रहे हैं। इनकी लाइफ, हमको ऐसे बच्चों की लाइफ कितनी अच्छी है, एकदम चिपके जा रहे हैं, बताओ, है ना। कितना प्यार है इन लोगों में। चलो खैर, अपने मम्मा पापा से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जैसे ये देखो मुस्कुरा रहे हैं ना एकदम, बस ऐसे ही आपको हमेशा जीवन में खुश रहना है ना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।